दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उन पार्ट्स को देख लें ताकि कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा एक पत्रकार इहान सिद्दीकी जो हकीकत की तलाश में अपनी जान को दांव पर लगाकर उन दरवाजों को खटखटा रहा है जिन पर ताले नहीं, खामोशी लटक रही है। पहले पार्ट में उसने एक गुमनाम गली की खामोशियों से सुराग खोजे। दूसरे पार्ट में वो अदालत की सीढ़ियां चढ़ा जहां गवाह गायब थे और सवालों पर जंजीरें थी। लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक नया झूठ, एक नई साजिश और एक नई दीवार खड़ी मिलती है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट की ऊंची दीवारों के बाहर वो शाम कुछ ज्यादा ही गहराई हुई थी। इहान सिद्दीकी कोर्ट से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें अब भी वहीं अटकी थी, उस कोर्ट रूम की दीवारों पर जहां इंसाफ की जगह अब सन्नाटा बयान देता है। उसे अब भी यकीन था कि वो शख्स जिसने अदालत में सच्चाई को कुचलते देखा है वही उसे पर्दे के पीछे के किरदारों तक पहुंचाएगा। लेकिन सवाल ये था, कौन है वो? रात के अंधेरे में उसकी काली डायरी फिर खुली। पिछले हिस्सों में दर्ज हर नाम अब धुंधला होता जा रहा था। एक नई फाइल उनके सामने थी, D8, एक केस जो कभी फाइलों में था ही नहीं। उस फाइल के पहले पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, गुमनाम। इहान जानता था कि इस शब्द के पीछे कई और नाम दबे हैं, लेकिन अगर उसने ये रास्ता चुना तो अब पीछे लौटने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। हर नाम, हर दस्तावेज और हर अंधेरा अब एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। कहीं कोई ऐसा है जो सच की परछाई को भी मिटा देना चाहता है। इहान ने D8 फाइल के पन्ने पलटने शुरू किए। हर कागज, हर दस्तावेज जैसे उसके जहन में कोई नई खिड़की खोल रहा था। मगर इन पन्नों में कोई तारीख नहीं थी, कोई मुहर नहीं, कोई दस्तखत नहीं, जैसे ये किसी और ही अदालत की कारस्तानी थी। एक ऐसी अदालत जिसकी कार्यवाही कभी खुले दरवाजों में नहीं होती। पहले पन्ने के नीचे एक छोटा सा कोड था, MZR 1471। इहान की आंखों ने जैसे उस कोड को नहीं, एक सुराग को पकड़ा। ये कोई केस नंबर नहीं था, बल्कि लोकेशन कोड लग रहा था। उसे याद आया, कई बरस पहले उसने एक खुफिया दस्तावेज में ऐसा ही कोड देखा था जिसका ताल्लुक मज़ार रहमत नाम की एक पुरानी जगह से था। एक कब्रिस्तान जो अब शहर की सीमा के बाहर है और सरकारी नक्शों से हटा दिया गया है। इहान ने बिना वक्त गवाए उसी रात एक टैक्सी बुक की। ड्राइवर ने जैसे ही लोकेशन सुनी, उसकी आंखों में अजीब सी झिझक थी। साहब, उधर तो कोई जाता नहीं, वो जगह तो बंद है। सुना है वहाँ कई लोगों की लाशें मिली थी और कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए। इहान बस मुस्कुराया। जिन्हें गुमनाम होना हो उन्हें डर नहीं लगता। चलो। टैक्सी जैसे ही शहर की जगमगाहट से बाहर आई, अंधेरा गाढ़ा होता गया, सड़कें तंग होती गईं और मोबाइल का नेटवर्क भी टूटने लगा। मगर इहान के दिल की धड़कनें अब पहले से ज्यादा साफ थीं, जैसे कोई उसकी रगों में रास्ता बना रहा हो। आखिरकार वो जगह आ गई, लोहे का जंग खाया फाटक जिसके ऊपर उर्दू में लिखे हुए थे, मज़ार रहमत, दफन सिर्फ जिस्म नहीं राज भी होते हैं। इहान कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे इस दरवाजे के उस पार कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी काली डायरी को कसकर पकड़ा और पहला कदम बढ़ाया। उसे अब यकीन हो चला था, D8 सिर्फ एक केस नहीं, एक नक्शा है उन नामों का जो अब किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, बल्कि मिट्टी की तहों में दफन है। पर क्या इहान उन नामों को आवाज दे पाएगा या वो खुद एक नाम बनकर इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा? गुमनाम। जैसे ही इहान ने मज़ार रहमत के भीतर पहला कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा उसके चारों तरफ पसर गया। चारों ओर टूटी फूटी खबरें, उखड़े हुए पत्थर और मिट्टी की सीलन से उठती वो नमी जो किसी राज को छुपाने के लिए खुद पर बोझ बन चुकी थी। हवा में एक घुटी हुई सी महक थी, जैसे पुराने दस्तावेजों, गीली मिट्टी और खून की मिली जुली स्मृति हो। मजार में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ कब्रें नहीं, निशानियां दफन थी। जमीन पर बड़ा एक टूटा हुआ नाम पट उसे दिखा, तौसीफ अली, 1987। इहान चौंका। ये नाम उसने D8 फाइल में देखा था। उस पन्ने के एक कोने में लिखे अधूरे वाक्य में
توصیف آخری بار مزار کے پاس اور اس کے بعد پنکتی ادھوری تھی۔ جیسے ہی ایہان آگے بڑھا اسے مٹی میں دبا ایک اور لکڑی کا ٹکڑا ملا جس پر ہلکے اکشروں میں کچھ لکھا تھا، جیسے کسی بچے نے کانپتے ہاتھوں سے لکھا ہو، ہمیں کوئی ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ یہ اب محض کھوج نہیں رہی، یہ کسی بھولے ہوئے اتہاس کی قبرگاہ تھی۔ تبھی ایک ہلکی سی آہٹ نے اس کا دھیان کھینچا۔ پیڑوں کے پیچھے کوئی سایہ ہلا تھا۔ ایہان نے جیب سے ٹارچ نکالی اور روشنی اس دشا میں دکھائی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن زمین پر کچھ تازے قدموں کے نشان تھے، کچی مٹی میں گہرے دھسے ہوئے، جیسے کوئی اسی راستے سے ہو کر ابھی ابھی گزرا ہو۔ ایہان ان قدموں کے پیچھے بڑھا، لیکن کچھ دور جا کر وہ نشان اچانک مٹ گئے۔ اس کے ٹھیک سامنے ایک ادخلا خانہ تھا۔ لوہے کی سیڑھیاں نیچے جاتی تھی، جیسے زمین نے خود منہ کھولا ہو اور کہا ہو، جو سچ ڈھونڈتا ہے پہلے وہ خود کو کھونا سیکھے۔ ایہان کی سانسیں تیز ہو گئی۔ نیچے سے آتی ہوا میں نمی کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک گھٹن، ایک بے قراری اور ایک ایسا مون جو چیخوں سے بھری تھی۔ کیا یہ وہی جگہ تھی جہاں D8 کا جواب چھپا تھا، یا یہ ایک اور راستہ تھا خود ایہان کو گمنام بنانے کا؟ اس نے ٹارچ کو کس کر پکڑی اور سیڑھیوں کی پہلی پائیدان پر پاؤں رکھا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوہے کی سیڑھیاں جب اس کے جوتوں سے ٹکرائی تو ایک ہلکی سی فسفساتی ہوئی آواز گونجی، جیسے کسی پرانے تہخانے نے ورشوں بعد کسی کو بھیتر آنے کی اجازت دی ہو۔ نیچے اترتے ہی سیلن اور سڑن کی ملی جلی بو نے اس کا دم گھونٹنے کی کوشش کی، لیکن ایہان اب اپنی سانسیں روکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بدبو اس کی روح تک سما جائے، تاکہ جب سچ سامنے آئے تو اس میں جھوٹ کی کوئی مہک باقی نہ رہے۔ نیچے کا کمرہ اینٹوں سے بنا ہوا تھا، دیواریں خالی تھی۔ ایک کونے میں بکھرے ہوئے رجسٹر، جلے ہوئے کاغذ اور ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل پڑی تھی جس پر اب بھی کسی پرانی فائل کی راکھ چپکی ہوئی تھی۔ ایہان نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی تو ایک دیوار پر ہلکے اکشروں میں کچھ کھدا ہوا نظر آیا، اگر نام مٹا دیے جائیں تو کیا سچائی بھی مٹ جائے گی؟ ایہان کی سانسیں رک گئی۔ یہ وہی واقعہ تھا جو اس نے D8 کی فائل کے ایک ان آفیشیل نوٹ میں پڑھا تھا۔ پینسل سے لکھا گیا، شاید کسی کلرک یا اندرونی سوتر کی آخری کوشش۔ اس کا مطلب تھا یہ جگہ واقعی اسی کیس کا حصہ تھی جسے سب نے بھلا دیا تھا یا بھلا دیا گیا تھا۔ دیواروں کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی لکڑی کی الماری تھی۔ اس نے جیسے ہی اسے کھولا، اندر ایک لوہے کا ڈبہ رکھا تھا، زنگ لگا مگر بند۔ ایہان نے اپنی جیب سے پین نائف نکالی اور دھیرے دھیرے تالے کو توڑا۔ ڈبے کے اندر ایک پرانا کیمرہ تھا، وہ بھی 90 کے دشک کا، ریل والا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس کے پہلے پنے پر صرف اتنا لکھا تھا، اگر یہ کیمرہ مل گیا ہے تو شاید میری موت کو بھی مت بھولنا، ثبوت وہی ہے جہاں آوازیں دبائی گئی تھی۔ ایہان کی آنکھیں بھر آئی۔ سچ بولنے والوں کی چپ موتیں کبھی سرخیوں میں نہیں آتی، مگر اب یہ کیمرہ ایک چابی تھا، نہ صرف D8 کیس کو کھولنے کی بلکہ شاید پورے سسٹم کی پرتیں ادھیڑنے کی۔ کمرے میں روشنی ہلکی پڑنے لگی تھی، ٹارچ کی بیٹری ختم ہو رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس ایک راستہ تھا، ایک نئی دشا تھی۔ کیا کیمرے کے اندر چھپی ریلوں میں وہ سچ بند تھا جسے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا؟ ایہان نے کیمرے کو کس کر پکڑا۔ باہر اندھیرا اور گہرا ہو چکا تھا، لیکن اب وہ اکیلا نہیں تھا، اب اس کے پاس ایک گواہ تھا۔ ایہان نے اس کیمرے کو ہتھیلیوں میں کچھ اس طرح پکڑا تھا جیسے وہ کوئی پرانا رشتہ دار ہو جو برسوں بعد گواہی دینے لوٹا ہو۔ باہر کا اندھیرا اور اندر کی بے چینی اب ایک دوسرے میں گھلنے لگے تھے، مگر کیمرے کی ٹھنڈی دھاتو اور اس میں بند ریلیں اب اسے کسی اکیلے پن کا حصہ نہیں بلکہ کسی گونگے سچ کی آواز لگ رہی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے پرانے تکنیکی دوست سعید کو کال کیا، ایک ایسا انسان جو اب دنیا سے الگ تھلگ ہو کر شہر کے باہر ایک ورک شاپ میں رہتا تھا اور جس کے پاس اب بھی 90 کے دشک کے ریل کیمرے چلانے کا ساز و سامان تھا۔ سعید نے جیسے ہی کیمرے کا ذکر سنا کچھ پل چپ رہا اور پھر بولا، اگر یہ وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں تو اسے دیکھنے سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لینا، اس میں آنکھیں کھل جائیں گی لیکن نیندیں اڑ جائیں گی۔ رات کے 3 بجے جب ایہان سعید کے ورک شاپ پر پہنچا
तो वहाँ सिर्फ मशीनों की खड़खड़ाहट और एक टेबल लैंप की पीली रोशनी थी। सईद ने कैमरे को देखा, फिर धीरे से सर हिलाया और बोला, ये कैमरा कभी किसी प्रेस फोटोग्राफर का रहा होगा, पर ये आम रिपोर्टिंग नहीं करता था, ये रुकती हुई सांसें पकड़ता था। रील को सावधानी से बाहर निकाला गया। सईद ने अपने प्रोजेक्टर पर उसे सेट किया और स्क्रीन पर जैसे ही पहली तस्वीर उभरी, कमरे की हवा रुक गई। धुंधले चेहरे, जंजीरों से बंधे लोग, सरकारी बिल्लों वाली वर्दियां और उनके पीछे वही कोर्ट की दीवारें जिनसे इहान हाल ही में लौटा था। एक तस्वीर में एक शख्स की आंखें सीधे कैमरे की लेंस में झांक रही थी, जैसे वो जानता हो कि वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन उसकी आंखें ही उसकी आखिरी चीख होगी। इहान सन्न था। ये केवल सबूत नहीं थे, ये गवाही थी, वो गवाही जिसे कोर्ट ने नहीं सुना, मीडिया ने नहीं दिखाया और सिस्टम ने मिटा दिया। अब फैसला इहान के हाथ में था। क्या वो इन तस्वीरों को उजागर करेगा, सिस्टम के उस चेहरे को सामने लाएगा जिसे नकाबों के पीछे छुपाया गया है, या फिर वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा जिनके नाम गूगल पर नहीं है। इहान की उंगलियां अब भी उस प्रोजेक्टर के बटन पर जमी थी, मगर उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी उस आखिरी तस्वीर से हट नहीं पा रही थी। एक कैदी की आंखें जिनमें कोई आंसू नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था कि कोई तो होगा जो देखेगा, कोई तो होगा जो बोलेगा। सईद ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा पसर गया। इहान उठा और धीमे से बोला, अब ये तस्वीरें किसी अखबार की हेडलाइन नहीं, किसी अदालत की चीख है। एक ऐसी अदालत जो किसी भवन में नहीं बल्कि लोगों के ज़मीर में लगनी चाहिए। सईद ने सिर्फ एक बात कही, अगर तू ये उजागर करेगा तो दो ही रास्ते हैं, या तो तू गुमनाम हो जाएगा या फिर एक नाम बन जाएगा, वो नाम जो कभी गूगल पर नहीं था लेकिन लोगों की जुबान पर होगा। इहान ने बिना कुछ कहे कैमरे की रीलें समेटी और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में सड़कों की बत्तियां बुझी थीं, मगर उसके जहन में एक जलता हुआ सच था जो अब बुझाया नहीं जा सकता था। वो सीधे पहुंचा उस अखबार के दफ्तर जहां वो कभी ट्रेनी हुआ करता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं था, वो एक गवाह बन चुका था। दफ्तर में पुराने संपादक ने फाइलें देखी, तस्वीरें पलट पलट कर देखी और फिर सर झुका लिया। तू जानता है ना, अगर ये छपा तो सिर्फ तुझे नहीं हमें भी मिटा दिया जाएगा। सिस्टम हर चीख का गला घोंट सकता है। इहान की आवाज धीमी मगर ठोस थी, मगर मैं अब चीखों के हिस्से में हूँ और चुप रहना अब जुर्म है। संपादक ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो तय है अगले रविवार की विशेष रिपोर्ट में ये तस्वीरें होंगी और तुम्हारा नाम। इहान मुस्कुराया, नाम मत देना, सिर्फ इतना लिख देना जिसकी तलाश अब भी गूगल पर नहीं है मगर हकीकत के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। अखबार की छपाई शुरू हो चुकी थी। बाहर सुबह की पहली किरण आ रही थी, मगर शहर के आसमान में अब एक और लकीर थी, सच की, जो अब झूठ से बड़ा हो चुका था। अखबार के पन्नों पर इहान की रिपोर्ट जैसे ही छपी, शहर में जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। कुछ लोगों की पेशानियों पर शिकन उभरी, कुछ दफ्तरों में फाइलें अचानक गायब हो गईं और कुछ पुरानी इमारतों की दीवारों पर नामों के निशान मिटाए जाने लगे। मगर सबसे बड़ा बदलाव था आम लोगों की आंखों में पहली बार उभरी वो झलक जो डर से नहीं, हिम्मत से पैदा होती है। इहान को कुछ दिनों तक किसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन उसे मालूम था कि वो अब नजर में है। एक दिन जब वो रात को अपनी डायरी में सब कुछ दर्ज कर रहा था, दरवाजे के नीचे से एक चुपचाप लिफाफा सरकाया गया। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक पुराना कागज था, उसी कोड भाषा में लिखा गया था जैसा D8 की फाइल में था। 73B से 14Z तक सच अभी अधूरा है। नीचे काले रंग की मुहर थी, बिना किसी नाम या प्रतीक के, बस एक घुमावदार निशान, जैसे किसी सांप की लहराती हुई पूंछ। इहान की सांसें फिर तेज हो गई। क्या ये कोई चेतावनी थी या फिर अगली मंजिल की पहली दस्तक? उसने उसी वक्त सईद को कॉल किया, लेकिन इस बार फोन उठा नहीं। अगली सुबह जब वो उसके वर्कशॉप पहुंचा तो दरवाजा खुला था।
अंदर की चीजें अपनी जगह थीं, लेकिन सईद गायब था। टूल्स की मेज पर एक कैमरा रखा था, वही कैमरा जो उन्होंने देखा था, मगर उसकी रील अब गायब थी। इहान समझ गया, खेल अब और बड़ा हो चुका है। सिस्टम अब सिर्फ फाइलें नहीं मिटा रहा, अब वो गवाहों को मिटा रहा है। कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं और कुछ जवाब एक नया सवाल बन जाते हैं। सच अब सामने है, मगर उसकी कीमत किसे चुकानी होगी? इंतजार कीजिए, गूगल पे नाम नहीं है पार्ट 4 का, जो जल्द आ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस तरह के कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां भी जाकर जरूर विजिट करें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।